बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का आगाज़ एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से। आप भी सब जानते हैं, मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ साहब जो हैं जर्मनी में इंतकाल कर गए हैं। तवील अलालत के बाद मुस्कुराहटें बिखेरने वाले हम सबको अफसरदा कर गए हैं। इलाज के लिए अमरीका रवाना हुए थे। जर्मनी में डायलिसिस के बाद उन्हें अमरीका लेकर जाना था, लेकिन तबीयत बिगड़ गई और इसी वजह से उनका इंतकाल हो गया। इस पर मैं अपने मेहमानों से बात करना चाहूँगी कि उनके फ़नी करियर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सैयद शहबुद्दीन साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। फयाज़ बड़ाई साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हामिद खान अल-मशरिकी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मशरिकी साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ। शुभ साहब, यकीनन बहुत बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री में, स्पेशली हंसाना आप भी जानते हैं कि कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन ये काम बखूबी करते थे और आज हमें वो उदास कर गए। देखें सुमेरा, रुलाना बड़ा आसान है। आप किसी को भी तकलीफ पहुंचा दें, वो क्या कर सकता है? अगर आप कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो रोएगा। बिल्कुल। लेकिन हंसाना, किसी शख्स को हंसने पे मजबूर करना एक मुश्किल काम है। बिल्कुल। हंसी बखेरना चेहरों पर एक नेकी है इस मुश्किल वक्त में, जबकि पाकिस्तान के जैसे हालात, बल्कि आजकल की दुनिया में बिल्कुल लोग जिस हाल में ज़िंदा हैं और जैसे मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, ऐसे हालात में जहाँ पे ज़िंदा रहना मुश्किल हो, वहाँ पर हंसाना और हंसने पे मजबूर करना एक बड़ी नेकी का काम है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं जो चले गए। अमानुल्लाह थे और लोग भी थे, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उमर शरीफ का नाम उन सब की फहरिस्त में बहुत आगे था। बिल्कुल ऐसा ही। वो एक ऐसा फनकार था जो आपको हंसने पर मजबूर कर देता था। सही कह, मतलब है कि आप ना चाहते हुए भी अपना कहकहा, अपनी मुस्कुराहट, अपनी खुशी रोक नहीं पाते थे। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये खुदादाद सलाहियत होती है। उनके बारे में जो अभी आज चल रहा है टीवी पे, मुझे इतना कुछ नहीं पता था कि मतलब है कि 1955 में पैदा हुए, 19 साल की उम्र में वो स्टेज पे आए 1974 में। अब 1974 से अब 2021 तक बड़ा लंबा सफ़र है। बिल्कुल बड़ा लंबा सफ़र है और ये सफ़र उन्होंने बड़ी इज्जत से काटा। ये एक बड़ी बात होती है कि आप बाइज्जत तौर पे अपना सफ़र तय करें। वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल, वो दुनिया भर में जाते थे। हमारे यहाँ एक पाकिस्तानी दुनिया भर में फैले हुए हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में, वहाँ पर हमारे इन फनकारों को बुलाया जाता है। बिल्कुल। वहाँ पे इनके बाकायदा शोज होते हैं। तो जो लोग यहाँ पे थे, वहाँ भी इनके चाहने वाले लाखों में थे, दुनिया भर में थे। इंडिया में भी उमर शरीफ को, इंडिया में भी, मतलब आज मैं देख रहा था कि उनके एक मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बिल्कुल इनकी मौत के ऊपर अफसोस का इजहार किया। लिखा है कि एक लीजेंड चला गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एक दुश्मन की तरफ से, जो कि अपने टीवी प्रोग्रामों में बैठकर पाकिस्तान को बुरा कहते हैं। एग्जैक्टली। ये बड़ी बात है। तो मुझे तो यही कहना है कि एक दुख की खबर है, वो चले गए। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। उनको, उनके जो गुनाह हैं, हम सब गुनाहगार हैं। बेशक, बिल्कुल। कोई ना कोई गुनाह जाने अनजाने में भी हो, जाने में भी होता है, अनजाने में भी हो जाता है। किसी का दिल दुखाना भी गुनाह है ना। सही कह रहे। तो वो तो दिल नहीं दुखाते थे, वो तो हंसाते थे। अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे और उनको करवड़ करवड़ जन्नत नसीब करे। बिल्कुल फयाज़, बिल्कुल बात वही है कि वो खला तो कभी फिल नहीं हो सकता, लेकिन अपने हिस्से का काम वो कर गए, लोगों को हंसा गए, रोते हुए लोगों को हंसा गए। क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो फनकार होता है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होता है। ये जो बाहर से तो खूबसूरत होता ही है, अंदर से भी उजला और शफाफ होता है। ऐसे फनकार बनता नहीं है। ये सिर्फ उसके चेहरा नहीं देखते, उसका दिल, दिमाग और उसकी पूरा वजूद जो है ना, वो फनकाराना सलाहियतों का माशा होता है। तो मैं समझता हूँ कि उमर शरीफ एक खूबसूरत फनकार थे, एक बड़े फनकार थे। बिल्कुल।
और उनका जो काम है कॉमेडी के हवाले से वो दुनिया भर में पसंद किया जाता है, दुनिया भर में लोग उनके मद्दाह हैं। स्टेज हो, फिल्म हो, स्टेज शोज हो, टेलीविज़न हो, ड्रामे में देखें, वो जिस किरदार में भी आते थे, जिस मकाम पे आते थे, स्क्रीन सज जाते थे, निभा जाते थे। और किसी शो में अगर वो मौजूद हैं तो बाकी शो एक तरफ और स्क्रीन उमर शरीफ के नाम होते थे। जिस फिल्म में मौजूद होते थे लगता था कि फिल्म का हर सीन में उमर शरीफ नज़र आ रहा है। सही कह रहे हैं। और वो इतने खूबसूरत फनकार थे, वो ये नहीं कि जब वो बोलते थे तो अपने मुकालमे से लोगों को हंसाते थे। सही कह रहे हैं। अच्छा, वो खामोशी से भी, जब वो खामोश रहते थे तो ऐसे तासुर देते थे कि देखने वाले खुशी से उनकी जो है मुबाशे खिल जाती। इतना खूबसूरत उनका स्टाइल था, उनका जो फुटवर्क था, उनकी जो थिंकिंग थी, उनका जो मुकालमे का जिस तरीके से वो टाइमिंग के साथ मुकालमा बोलते थे, चेहरे के तासुरात के साथ। बहुत कम फनकार जब वो इन नेमतों से, इन सलाहियतों से माला माल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान में तो उनके मद्दाह सोगवार हैं, पूरी दुनिया में उनके मद्दाह जो है वो परेशान है कि इतना खूबसूरत फ़नकार, इतना बड़ा फ़नकार उनसे दूर चला गया। तो उनके लिए कौम ने, उनके चाहने वालों ने दुआएं भी बहुत की, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि सिंध हुकूमत ने उनके लिए दुआ भी की और उनको बाहर जाने के लिए माली इमदाद भी दी और पूरे इंतज़ामात किए, पूरी एफर्ट की। कौम ने दुआएं भी की, अल्लाह को जो मंजूर था कि वो अमेरिका नहीं पहुंच सके, और जहां उनकी मंजिल थी इलाज के लिए तो रस्ते में जर्मनी में ही उनका इंतकाल हो गया। तो अच्छे इंसान और कामयाब फ़नकार थे। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में जब भी फ़नकारों को याद किया जाएगा जो बड़े फ़नकार हैं तो उनमें उमर शरीफ का नाम कॉमेडी के हवाले से सारे फहरिस्त होगा, और लोग उन्हें याद भी करेंगे, और उनकी तो बातें इतनी मुद्दों लोग याद करेंगे। और वो अभी जो शुएब साहब कह रहे थे कि उनकी हंसाना बड़ा मुश्किल है, तो उनकी तो जितना काम पड़ा हुआ है, जितना काम कर गए हैं, वो जब भी लोग देखेंगे, सुनेंगे, तो वो फिर मुस्कुराएंगे, और मुस्कुराते मुस्कुराते इस खूबसूरत फ़नकार को याद करेंगे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ऐसे लोग, ऐसे फ़नकार किसी भी कौम का असासा होते हैं, और उनका खला जो है वो देर से पुर होता है। और हमारी सारी दुआएं उनके साथ है, और उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र दे। आमीन। हामिद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? उनके फ़न को, उनको खिराज तहसीन किन अल्फाज में पेश करना चाहेंगे? आज वाकई बड़ा उदास है दिल, और उमर शरीफ साहब के इंतकाल पर क्या कहें। मतलब एक ऐसा शख्स जो पिछले कई दहाइयों से खुशियाँ बखेरता था, खुशियाँ बखेरता रहा, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियत का वो एक चलता फिरता पैकर थे। मेरी उनसे काफ़ी मुलाकातें हुई हैं ज़िंदगी में, इत्तफ़ाक़न 3-4 बार तो हमने काफ़ी अच्छा वक्त भी गुजारा लाहौर में, जब ये शमा थिएटर बनाया था इन्होंने उस ज़माने में, और स्टूडेंट था मैं, फिर साथ हम आते थे, बैठते थे। तो जो उनका, जो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से जो उसकी वालिहाना मोहब्बत थी उमर शरीफ साहब की, उमर शरीफ साहब को जितना ट्रिब्यूट पेश किया जाए उतना कम है। उमर शरीफ साहब ने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में जहाँ कॉमेडी को एक नई जहत दी, वहाँ उन्होंने हुब्बुल वतनी को एक समझे कि एक नए जज्बे से रूशनास कराया। उन्होंने जो फ़िल्में बनाई, मिस्टर चार्ली और वो दूसरी, वो सारी फ़िल्में आप देखें माशरती मसाइल के ऊपर थी, और उसके अंदर साथ साथ पैगाम था, कौम की इस्लाह की कोशिश थी। ज़्यादा फ़िल्में कामयाब नहीं हुई, उसकी वजह यही थी कि हम शायद इस्लाह की तरफ जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। लेकिन उमर शरीफ साहब बहैसियत पाकिस्तानी, चलते फिरते पाकिस्तान का चेहरा थे, पाकिस्तान की पहचान थे, और हमेशा रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे, ता क़यामत हर पाकिस्तानी के दिल में रहेंगे। और उनके लिए बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। और अज़रा इंसान जो उनसे गलतियाँ लग़ज़िशें हुई, अल्लाह ताला उनसे दरगुज़र फ़रमाएँ और हम सब के गुनाह माफ़ फ़रमाएँ। मैं बहसीयत हामिद ख़ान अल-मशरिकी उमर शरीफ साहब मरहूम को सलाम पेश करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ऐसे मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानियों से पाकिस्तान को हमेशा भर दे और भरे रखे। आमीन सुमा आमीन। ठीक कह रहे हैं हामिद खान साहब। आप जिस तरह से फ़याज़ साहब ने भी, शेख साहब ने भी यही बात की कि किसी को हंसाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, और कहा जाता है कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना भी नेकी है।
और जिनके जाने के बाद इतने अच्छे अल्फाज में उनको याद किया जाए, अल्लाह ताला उनकी मंजिल वैसे ही आसान कर देता है। और हमारी तो यही दुआएं हैं कि उनकी आगे वाली मंजिल जो है वो आसान हो। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अगला जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, आप सब जानते हैं अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालिबा किया गया। जो बिल वहां पर पेश किया गया उसमें ये कहा गया है कि अमेरिकी हुकाम जो है वो जायजा लें कि 2001 से लेकर 2020 के दौरान पाकिस्तान समेत जो तालिबान है उनको मदद फराहम करने वाले रियासती और गैर रियासती जो एलिमेंट है उनका रोल क्या था इसमें, और इसमें तालिबान को जो महफूज पनाहगाहें, माली और इंटेलिजेंस मदद, इसके अलावा तिब्बी साजो सामान, तरबियत और फिर जो स्ट्रेटेजिक रहनुमाई है उसका मामला भी उसमें शामिल होना चाहिए। इस पर जो हमारा सवाल है अपने पैनलिस्ट से वो यही है कि क्या अमेरिका की तरफ से अब पाकिस्तान पर पाबंदियां लगने जा रही हैं? शोएब साहब, देखें, ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका ने हमेशा साबित किया है कि वो हमारा दोस्त नहीं है। हम बहालते मजबूरी उसके दोस्त रहे। मैं बहालते मजबूरी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ जी जी, लेकिन उसने कभी भी उसके जवाब में अपनी दोस्ती साबित नहीं की। ना 65 में, ना 1965 की जंग में, ना 1971 की जंग में। और उसके बाद अगर आपको सबसे बड़ी एक पाबंदी याद हो तो वो थी, वो भी रिपब्लिकन्स ने ही, एक सेनेटर था लैरी प्रेसलर, उसने पाकिस्तान के हवाले से एक तरमीम पेश की थी कि इनको ना तो कोई असला दिया जाएगा, ना कोई टेक्नोलॉजी दी जाएगी, कुछ भी नहीं दिया गया इनको। उसका रिजल्ट ये हुआ था कि हमारे जो F-16 थे वो भी रोक लिए थे उन्होंने उस वक्त। वो लैरी प्रेसलर साहब की उस तरमीम की वजह से पाकिस्तान बहुत चीज़ों में पीछे रह गया। और वो सारा मसला ये, उस वक्त पाकिस्तान वो जंग लड़ रहा था जो कि अफगानिस्तान में जारी थी, अमेरिका की जंग रशिया के खिलाफ। हमने वो भी बर्दाश्त उस वक्त जमाने में उस तरमीम का नुकसान उठाया। अब फिर रिपब्लिकन्स मैदान में आए हैं, डेमोक्रेट्स नहीं आए हैं। जो बाइडेन की पार्टी नहीं है ये दोबारा रिपब्लिकन्स हैं। जो 22 सेनेटर हैं, उन्होंने जो मकसद है उनका वो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है ये जी जी, इसका टारगेट ज्यादा है। ये इस दफा वसी है कि अफगान तालिबान की मदद करने वाले तमाम ममालिक। जी जी बिल्कुल, ये कोई एक पाकिस्तान को तो टारगेट फ्रंट है ना, हम तो, क्योंकि हमारा सबसे लंबा बॉर्डर है, बिल्कुल हमने सबसे ज्यादा सफर किया है, जंग हमारे मुल्क के अंदर भी लड़ी जाती रही है। हमारे यहाँ बाकायदा हमारे फौजी वहां बॉर्डर पे बैठे हैं। हमने इंडिया के बॉर्डर पे तो हमने बाढ़ नहीं लगाई, वो इंडिया ने लगाई। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हमें लगाना पड़ गई, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वहां से दरअंदाजी हो रही थी। वहां से लोग हमारे मुल्क में दाखिल हो गए, हमें यहाँ पे खुद दहशतगर्दी कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे है। तो ये सारा कुछ हमने बर्दाश्त किया। और 20 साल जो अमेरिका की जंग रही उसमें वो तमाम असलहा, वो तमाम खुराक, वो तमाम साजो सामान, वो कंटेनरों के कंटेनर जो कराची पे अनलोड होते रहे, ग्वादर पे और चमन और तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान जाते रहे, हमारी सड़कें तबाह करते रहे, हमने तो उसका भी कुछ नहीं लिया। बदकिस्मती है हमारी उस वक्त की हुकूमत ने उन्हें ये नहीं कहा कि भाई इसका अदायगी करो, हमें पैसे दो, ये राहदारी है, राहदारी तो दो हमें, बिल्कुल, लेकिन हमने कुछ नहीं लिया। सही। तो अब वो दोबारा वही रिपब्लिकन, वही पार्टी इस पर कामयाब दोबारा पाकिस्तान, नहीं, मुझे नहीं यकीन इस बारे में, क्योंकि ये ट्रंप की पार्टी है। उनको ये सोचना चाहिए कि वो वायदा जिस पे आज जो बाइडेन ने अमल किया वो ट्रंप ने किया था। बिल्कुल, अगर ये नाकामी है तो रिपब्लिकन्स की अपनी नाकामी है। बिल्कुल ऐसे, रिपब्लिकन्स ने खुद बैठ के वायदा किया उनके साथ कि आप हमारे साथ मेज पे आए, जंग बंद करें। तो भाई जब जंग बंद होती है तो वियतनाम से जब आप भागे थे जी, तो शुमाली वियतनाम ने ही वहां पे कब्जा किया था। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक। तो अब आपके वहां मुल्क के अंदर आपकी बनाई हुई फौज, आपके बनाए हुए हुक्मरान नाकाम हुए हैं, इस बार जैसे जनूबी वियतनाम में हुए नजर आ रहे हैं हमें। तो आप कबूल करें, बर्दाश्त करें। बिल्कुल सही। वियतनाम आज एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है।
वहां की पूरी दुनिया के अंदर तिजारत बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया। वो मुल्क तरक्की पे जा सकता है तो आप हम मुसलमानों को भी ये तरक्की करने का हक दें। ठीक हो गया। ये गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है, हम मुस्लिमों को भी वो हक मिलना चाहिए जो आप दूसरों को देते हैं। मशरकी तैमूर को आजाद कर देते हैं और फलस्तीन और कश्मीर को आजाद नहीं करते। बिल्कुल ठीक। जी, क्या कहना चाहेंगे आप फयाज साहब? सुमेरा, ये इंसानी नफ्सियात है कि कोई एक बंदा हो, एक घर हो, या एक कबीला हो, या एक पूरा मुल्क हो, जब उसको एक बड़ी हार का सामना करना पड़ता है तो वो उसका मुद्दा जो है, उसका जो मलबा है, वो किसी न किसी पर डालने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये तो सुपर पावर था। सुपर पावर को इतनी बड़ी शिकस्त हुई है, वो जिस तरह अपने ज़ख्म चाट रहा है और जिस तरह उसके वजूद से एक खौफ और जिस तरह उसके वजूद से गुस्सा निकल रहा है, तो ज़ाहिर है उन्होंने ये मलबा किसी न किसी तरह पर डालना है। तो अब अपनी सारी वो हिफत मटाने के लिए, सारी हार को किसी और पर डालने के लिए वो ये एक स्कीम बनाई गई है, एक तजवीज़ पेश की गई है कि पाकिस्तान जो है उसको किसी तरह ये साबित किया जाए कि जी जो अमेरिका के साथ हुआ है उसकी असल उसके पीछे अमेरिका है, पाकिस्तान ने उसके साथ कोई धोखा किया या फ्रॉड किया या छुप कर कुछ काम किया है। हालांकि बिल्कुल तारीख और ये हमारे बॉर्डर, जिस तरह अभी शेख साहब ने कहा, हमारे बॉर्डर गवाह हैं अफगानिस्तान के साथ कि हमारा वहाँ किस तरह का लिंक था और हम खुद दहशत गर्दी का शिकार थे। अमेरिकन वहाँ थे और हमले हम पर हो रहे थे। तो इन हालात में तो तालिबान की मदद करने का किसी तरह भी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। सारे फैक्चुअल पोजीशन, ग्राउंड रियलिटीज़ बता रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक उन्होंने अपनी खिफत मिटाने के लिए जो तरमीम पेश की है, अभी ये तरमीम 2-3 माह तो इस पर डिबेट होगी, उसके बाद इन द मीन टाइम कुछ और बातें आ जाएंगी, कुछ और बयान आ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक यूजलेस सी एफर्ट किया सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान पे, और अब वो हालात नहीं है कि वो यहाँ पे पाबंदियाँ लगा दे, क्योंकि अब पाकिस्तान और ये एशियाई ममालिक जो और पूरा मशरक जब एक तरफ खड़ा है, चाइना है, रशिया है, तो अब वो हालात नहीं है कि जब जी चाहे अमेरिका बहादुर जिस पे चाहे पाबंदी लगा दे। मैं समझता हूँ कि इस पे पाबंदी तो बिल्कुल ही लगेगी। ये सिर्फ वो अपने खौफ को शो कर रहे हैं और एक अपनी बदनीति है वो उसको शो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इसमें कोई वजन नहीं है। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हामिद खान साहब, इन हालात में जब अमेरिका एक शिकस्त से दो चार हुआ है और जब बरतानिया की तरफ से भी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा है, तो क्या पाकिस्तान पर पाबंदियां लगने जा रही हैं? क्या अमेरिका इस स्टेट में है कि वो पाबंदियां लगा सके? जी, जहाँ तक बात है अमेरिका में कांग्रेस में ये पेश होने वाले बिल की जो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान वॉर में शायद अमेरिका का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान को अब शिकस्त का मूरद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की जा रही है। तो ये कुछ भी नहीं है अमेरिका की तरफ से, ना सिवाय इसके कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पाकिस्तान ने जितना कुछ अमेरिका के लिए किया, जितना अपना नुकसान किया, अपना जानी, माली, मुआशी और इखलाकी हर तरह का नुकसान हुआ, उसका कौन हिसाब देगा। जहाँ तक कि पाबंदियाँ लगने की बात है तो मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं होगा ये बिल पास करवाना डेमोक्रेट्स के लिए। रिपब्लिकन इस पर रजिस्ट भी करेंगे और बहुत सारे जो और भी इसके अंदर फैक्टर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। आज नहीं तो कल पाकिस्तान पे अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ और सख्त वक्त आने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल एकदम से अभी ये पाबंदियाँ जो हैं वो बिल पास नहीं हो सकेगा, लेकिन आने वाले दिनों में, आइंदा के आने वाले दिनों में बहुत कभी इम्कान है कि ये बिल पास भी हो जाएगा और पाकिस्तान को इसके लिए तैयार रहना है। और मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान पर पाबंदियाँ अगर लग जाएंगी तो भी कोई क़यामत नहीं आएगी। पाकिस्तान FATF की शक्ल में पाकिस्तान पर और बहुत सारी पाबंदियाँ तो पहले से हैं और पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है इसके अंदर कौम को इसके लिए तैयार करना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए लाजिम है कि वो कौम को इस पर तैयार करें कि जी अमेरिका जो है वो अपनी शिकस्त का बदला पाकिस्तान से लेना चाह रहा है और अमेरिका अपनी बदतरीन शिकस्त का बदला अगर पाकिस्तान से लेना चाह रहा है तो पाकिस्तानी कौम को इसके लिए तैयार रहना है, कुर्बानी देनी है। पाकिस्तान ने 80s के बाद भी पाबंदियाँ बर्दाश्त की, 98 के बाद भी पाबंदियाँ बर्दाश्त की, अब भी पाकिस्तान को बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है फ़िलहाल इमीडिएटली पाबंदियाँ नहीं लगेंगी, बल्कि अभी ये बिल चार्ज, क्योंकि अमेरिका इस पाबंदियों को बतौर हथियार पाकिस्तान के सर पर लटकती तलवार बनाना चाहता है। पाबंदियाँ लगा कर शायद पाकिस्तान के ऊपर वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा जो अमेरिका डालना चाह रहा है।
जी ठीक है हामिद खान साहब, आपका मौकिफ आ गया। अगला इशू डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, कल हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि टीटीपी के बारे में जो भी इंटरव्यू दिया गया था टीआरटी को, पाकिस्तान के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से, आज हमने देखा है कि उसके ऊपर ऑपोजिशन की तरफ से खासी तनकीद का सामना है प्राइम मिनिस्टर साहब को। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान को आम मुआफ़ी देना प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा फैसला है और इसके लिए पूरी कौम, खुसूसन उन्होंने शहदा की बात की है, शहदा के जो लवाहकीन हैं उनकी बात की है कि उनको एतमाद में लेना ज़रूरी था। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी हमने देखा है कि उनकी तरफ से भी जो हिना रब्बानी खैर है उन्होंने भी यही कहा है कि अगर टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कामयाबी से आगे बढ़ रहे होते तो भी वजीर आजम को इस इंटरव्यू से नुकसान का सामना हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कदम उठाने से पहले जरूरी है कि कौम को एतमाद में लिया जाए। तो हमारा सवाल जो अपने पैनलिस्ट से वो भी यही है कि टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर को कौम को एतमाद में लेना चाहिए था। शेख साहब देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहे, थोड़ी सी चीजें समझने वाली हैं। हम बदकिस्मती से माजी में भूल जाते हैं, जो हमने खुद किया होता है हम उसको भुला के दूसरे पे हमला करते रहते हैं। यही काम पीटीआई भी करती है कि जिन चीज़ों पे वो हमलावर होती थी वो पिछले दौर हुकूमत में अब वो गलतियाँ खुद भी कर रही है। बिल्कुल सर। क्या पाक फौज के दौर में, यानी कि जनरल मुशर्रफ के दौर में, क्या जरदारी साहब के दौर में राब्ते नहीं होते रहे इन लोगों से? सही, राब्ते रहते थे, इनसे राब्ते किए जाते थे कि आप दहशतगर्दी मत करें। कोई चलता रहता था मुज़ाकरात का सिलसिला किसी न किसी सतह पे। सही, ये होता रहा। फिर नवाज शरीफ साहब का दौर आया और उन्होंने तो बाकायदा कौमी असम्बली में खड़े होकर ऐलान किया कि हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। सही। और उन्होंने मुज़ाकरात जो किए उसमें मेजर आमिर साहब थे, और मेरा ख्याल है मेजर आमिर का नाम जो है वो बड़ा मशहूर है, लोगों को पता होना चाहिए मिडनाइट जकाल कौन था। सही। और मेजर आमिर कौन है, अगर नहीं जानते तो आई एम सॉरी। रुस्तम शाह मोहम्मद थे जो साबिक सफीर थे अफगानिस्तान में। इरफान सिद्दीकी साहब थे जिनका इस हवाले से कोई किरदार नहीं था, वो स्पीच राइटर थे पहले सदर मुमलिकत के और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के। सही। सेनेटर भी बनाए गए। और जो चौथे आदमी थे वो रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। अभी पिछले हफ्ते उनका इंतकाल हुआ है, 10 दिन हुए। बिल्कुल। वो एक सीनियर जर्नलिस्ट और ख़ास तौर पे अफ़गान सियासत के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा इन थे। उनके राब्ते थे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा राब्ते थे। सही। ये सारे जिनकी वजह से ये एक टीम थी। क्या इन्होंने मुज़ाकरात नहीं किए? क्या ये मुज़ाकरात नहीं हुए? क्या ये लोग नहीं जाते रहे? उन्होंने एतमाद में लिया था सब कुछ नहीं। उन्होंने एक काम किया था जो इस वक्त इमरान खान ने नहीं किया। अच्छा। इनको करना चाहिए था, मैं इस पे बिल्कुल कहूंगा इन्हें करना चाहिए था। इन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में ऐलान किया कि हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। ठीक है। अब वो अल्फाज वाजे नहीं है मेरे सामने अभी तक। क्यों? इसलिए कि अभी पिछले महीने, 1 महीना 1.5 महीना पहले सरेंडर हुआ है काबुल का। बिल्कुल। काबुल सरेंडर के बाद हुकूमत बनी है सिर्फ और सिर्फ 15 दिन या 20 दिन पहले। इसका मतलब है कि बजरिया तालिबान ये चीजें पेशरफ्त हो रही है। ठीक हो गया। मैं नहीं समझता कि अभी कोई इस हद तक पेशरफ्त हो गई होगी, मुज़ाकरात शुरू हो गए होंगे। तो फिर वो इमरान खान ये भी बताते कि कौन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। नाम सामने आते हैं। उन्होंने गलती ये की है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में, एक तुर्क टीवी से इंटरव्यू में ये डिस्क्लोज किया कि हम उनसे मुज़ाकरात में जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। उनको ये चाहिए था ये वो इस कौमी असम्बली में जाते, वहां खड़े होते और वहां बात करते। ठीक हो। लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारी कौमी असम्बली में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। अगर शहबाज शरीफ साहब बोलते हैं तो सरकारी बेंचों के ऊपर हाला लाला होती रहती है। सही है। और अगर इमरान खान बोले तो बकायदा हमलावर भी, हमने तो वो चीजें फेंकते हुए देखी है ना। ठीक हो गया। तो आपके ख्याल में, तो मेरे ख्याल में इमरान खान को बहरहाल इस सारे कुछ के बावजूद, जिस तरह वो अपने अरकान असम्बली का घेरा बनवा के
तकरीर कर लेते हैं। जी, जी, जी। ये तकरीर कौमी असम्बली में करनी चाहिए थी, देना क्या देना चाहिए था कि को। हम अगर नवाज शरीफ के पास ये हक है जी, जी। कि वो बतौर वजीर आजम कौमी असम्बली में ऐलान करें कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बिल्कुल तो होना आप चाहिए। दूसरे वजीर आजम को ये हक क्यों नहीं देते? ठीक हो गया। बात इतनी सी है कि जगह गलत है ऐलान करने का, मुज़ाकरात करने का हक गवर्नमेंट के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन हमारा सवाल तो ये है ना कि एतमाद वो पहले लेना चाहिए। हर गवर्नमेंट का हक है ठीक कि अपने अवाम की बेहतरी के लिए वो किसी से भी मुज़ाकरात करे, ये गवर्नमेंट का राइट है। वो इसीलिए हुकूमत में आते हैं ठीक है, कि जो बेहतरी है उसके लिए काम मुझे आपसे करें। हाँ या ना का जवाब मैं तो सीधा कह रहा हूं कि उन्हें वो ठीक कर रहे हैं, हाँ। लेकिन ऐलान करना असेंबली चाहिए में कर देते। ठीक हो गया। फयाज साहब आपका क्या मौका? शोएब साहब ने चलो अच्छा किया ये बात कि अपना प्राइम मिनिस्टर को कह दिया कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने ये सही मैंने करना उनसे बात चाहिए। नहीं लेकिन करवाई है। उन्होंने साथ साथ उन्होंने पूरी, मैंने पहले भी कहा, लेकिन सुमेरा उन्होंने अपना ना पूरी क्लास नवाज शरीफ की भी ले लिया कि वो उसके दौर में होता रहा था। साथ जरदारी नहीं, साहब वो तो को जरूरी है ना, उनको कंपेयर कर। वो अपना बदला निकाल लिया, पार्टी जो कह रही है उस पर बात भी ना करें, ऑब्वियसली उन्होंने निकाल लिया। एक्चुअली बात यह है कि ये कल भी बात हुई थी कि टीटीपी से बात करना, जिन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को, हमारे सिक्योरिटी के इदारों को जिस बेदर्दी से शहीद किया है, बिल्कुल। ये तो उनके वालिदैन से कोई पूछे, उनके भाइयों से पूछे, उनके घर वालों से पूछे कि माफ़ कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बात कह देना इस लेवल पे मेरा ख्याल है कि इससे सबके दिल दुखी हैं। अपोजिशन ने तो इसके प्रोटेस्ट किया, लेकिन इवन दूसरे बंदे जो हैं उनका भी दिल दुखा है। एक्चुअली ये बात तो चल रही थी, ये खबर आ रही थी कुछ हफ्ते पहले। ये खबर भारत के कुछ अखबार आते हैं, उनमें छपी है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान टीटीपी के कुछ ग्रुपों से मुज़ाकरात कर रहा है। लेकिन अभी ये ज़्यादातर अफवाहें थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जब इस पर मान लिया यकदम टीआरटी को इंटरव्यू देते हुए तुर्क टीवी को, तो उस वक्त सब लोगों को ये एक शौक सा लगा कि ये इतनी बड़ी बात उन्होंने उस इंटरव्यू में क्यों कह दी, उस फॉरम पे क्यों कह दी। क्योंकि इसमें तो एक एक हमारा दुख और एक एक ज़ख्म इन्वॉल्व है ना। इसमें किसी भी एक बंदे को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये हक ही नहीं पहुंचता कि वो कहे जी हम माफ़ी का ऐलान कर दें या माफ़ी का ऐलान करने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये किसी की जरूरत ही नहीं है कोई ये बात करे। तो इससे कौम सारी को दुख हुआ है और कौम प्रोटेस्ट भी कर रही है। पोलिटिकल लोग भी इसको, आप जैसे शोएब साहब ने कहा कि वो भी इस पर कह रहे हैं कि ये तरीका और ये अंदाज़ ये बहुत सीरियस और सेंसिटिव मामला है। देखिए जितने ज़ख्म तालिबान ने हमें दिए हैं उनको तो माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। उनके साथ तो 100 साल भी जंग लड़ी जाए तो कम है, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे बच्चों के साथ इस तरह किया है। कल भी मैंने किया था APS का जो वाक़या है उसको तो हम भूल सकते ही नहीं। बिल्कुल। आप उनके वालिदैन और उनके जो लवाकिन है उनसे पूछें कि क्या उन पर गुजरी होगी कि इनको माफ़ किया जाए। ये बहुत सीरियस मसला था और मैं समझता हूँ खान साहब ने अपने रवायती मजाज के अंदाज में इसको ऐसे लिया है कि जैसे हम कल हमारी टीम खेलेगी या नहीं खेलेगी। ये बहुत बड़ी बात थी और ये सही कह रहे हैं शोएब साहब कि इनको पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में भी खिताब करते, पार्लियामेंट के लोगों को लेकर, अहम लोगों को लेकर, अपोजिशन को लेकर एतमाद में लेते कि हम ये बात करने जा रहे हैं या हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है इस पे कौम को एतमाद में लेना। लेकिन देखें फॉरेन पॉलिसी बड़ी नाजुक होती है, मुफादात की जंग होती है और उसमें आप हीरो भी बनते हैं कुछ बातों पे, लेकिन एक छोटी सी गलती आपको कहाँ का कहाँ फेंक देती है, आपको अंदाज़ा नहीं होता। खान साहब महंगाई तो लोग भूल जाएंगे कि महंगाई पे आपको माफ़ भी कर दें, लेकिन इस हवाले से अगर आपने कोई गलती कर दी या आपकी टीम ने कोई इस हवाले से गलती कर दी तो इनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ओपन, एक तो टीटीपी के साथ बराह रास्त, कल भी मैंने कहा था कि इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, दिल ही नहीं करता उनके साथ बराह रास्त बात करने को। अगर बहुत ज़रूरी भी है तो तालिबान हुकूमत के ज़रिए या किसी सालिस के ज़रिए उनसे जो भी कंडीशन, जो भी मामला जी जो सालिसी के थ्रू कर लें, लेकिन ये डायरेक्ट उनसे बात करना बनता ही नहीं है। बिल्कुल। आपने कल ये भी कहा था कि शराइत रखनी चाहिए कि किन शराइत के ऊपर हम इनको माफ़ करेंगे कि कहीं दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको कौम को और अपने लोगों को और अपने जो अपोजिशन है और अपने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको इत्मीनान में लेना चाहिए था। और अब भी इनके पास मौका है कि इनको इत्मीनान में लें कि आपकी बात शुरू हुई है या नहीं हुई है, और अगर शुरू हो गई है तो वो कहाँ तक पहुंची है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात हो रही है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आप उनसे तय करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि ये कौम को इत्मीनान में लें और ये इनकी गलती है। सुमेरा, मुझे अपना उनकी बात पे एतराज़ करने का कोई ऐसा नहीं मौका मकसद, लेकिन
जिस वक्त नवाज शरीफ ने मुज़ाकरात किए थे उस वक्त तालिबान फूल नहीं बेचते थे, उस वक्त भी हमारे बच्चों को मार रहे थे, बिल्कुल ऐसे। उस वक्त भी यही कुछ कर रहे थे, धमाके कर रहे थे रोजाना। वो हमारे फौजियों के सर काट के उनके साथ फुटबॉल खेलते थे। लेकिन बात वही है ना कि अगर उस वक्त मुज़ाकरात हो सकते हैं, जा भी रहे नहीं, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि आज जब एतराज करते हो, तुमने भी तो मुज़ाकरात किए थे ना, आखिर हल मुज़ाकरात पे आना होता है। जो उन्होंने गलत काम किया था, ये हमारा लीडर तो ना करे। अब डील करना पड़ेगा आपको, हर जंग का अंजाम मुज़ाकरात पे होता है, जंग खत्म करनी पड़ती है। और इमरान खान साहब तो शुरू से यही कह रहे हैं कि जंग हल नहीं है, मुज़ाकरात ही हल है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। हामिद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? टीटीपी के हवाले से आप ठीक कह रहे हैं। मेरा भी ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब को किसी न किसी तरह कौम को एतमाद में लेना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी था, लेकिन उसके साथ साथ मुज़ाकरात किस लेवल पे हो रहे हैं, किस तरह के हो रहे हैं, क्या करना है उसमें। APS के बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, जो फ़ौजी हमारे जवानों को शहीद किया टीटीपी ने, टीटीपी के जराइम और गुनाह इतने हैं कि इनको माफ़ी नहीं दी जा सकती। हाँ, इसमें से जो अनासर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहे पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में और वो राह रास्त पर आना चाहें तो उनके लिए ज़रूर कोई रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन वो अनासर जिन्होंने हमारे जवानों की, हमारे शहरियों की, हमारे बच्चों की जानें ली हैं, मैं नहीं समझता कि उनको कौम माफ़ करेगी या हमारी इस्टेब्लिशमेंट माफ़ करे या हम माफ़ करें या इमरान खान माफ़ करें। उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उनको जो है वो कानून के कटहरे में आना चाहिए। और इसमें साफ बात है कि टीटीपी के अंदर 2-3 धड़े हैं, उनमें से एक धड़े का स्टांस और था, दूसरे का और था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत को देखनी होंगी और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि अमन बहाल किया जाए। टीटीपी से मुज़ाकरात करने का मकसद आइंदा के लिए अमन होना चाहिए। पिछली माफ़ी जो है उसको मशरूत रखना है, उसमें जो जिनके बड़े जराइम हैं उनको कैफ़रे किरदार तक भी आना है, उनको कानून का सामना भी करना है, क्योंकि मकसद ये है कि कानून की जो गिरफ्त है और जो इंसाफ है उसके तकाज़े पूरे होने चाहिए। माफ़ी का और दियत का इख्तियार जो होता है वो डायरेक्ट रिश्तेदारों को होता है, और जिसने स्टेट के ख़िलाफ़ इतने जराइम किए हों, बच्चों को शहीद किया हो, सब कुछ किया हो, उनके लिए इस तरह माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आवाम को बताना चाहिए था और आइंदा के लिए भी बताना चाहिए, और कौम से ख़िताब करें, कौम को एतमाद में नहीं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर बात की जाए तो उन्होंने अक्सर यही बात की है कि मुज़ाकरात हल हो सकता है, जंग हल नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कश्मीर के बारे में भी इक़्तिदार में आते ही मोदी साहब को 1-2 दफ़ा दावत दी कि वो मुज़ाकरात करें। ये अलग बात है कि मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आए। अमेरिका के बारे में भी उन्होंने बार बार यही कहा था कि अफगानिस्तान का जो हल है वो भी मुज़ाकरात में ही है, और वो यकीनन मुज़ाकरात से ही हल हुआ है। मुज़ाकरात जरूर करें, लेकिन अपनी कौम को एतमाद में जरूर लेंगे ताकि उनका दिल ना दुखे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सैयद शहबुद्दीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। फैज़ वड़ाई साहब, आपने भी गुफ्तगू की, आपका भी बहुत शुक्रिया। हामिद खान मशरक़ी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे डिस्कशन में, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।